स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल फ्यूचर टू यू अकेडमी पर। और आज जिस वीडियो में हम जानेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग के बारे में। हम देखेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग में है क्या, इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे। कि पहले हमने पिछली वीडियो में देखा कि मैन्युफैक्चरिंग क्या होता है, ठीक है, हमने मैन्युफैक्चरिंग के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे कि मैन्युफैक्चरिंग का क्या इम्पोर्टेंस है। तो अगर हम मैन्युफैक्चरिंग की इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसमें क्या होगा कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज कंसीडर्ड एज द बैकबोन ऑफ डेवलपमेंट इन जनरल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन पर्टिकुलर मेनली बिकॉज अब सुनिए, मैन्युफैक्चरिंग जो सेक्टर होता है ना हमारा, ये जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है हमारा, इसको क्या माना जाता है? इसको माना जाता है बैकबोन। क्या माना जाता है इसको? इसको माना जाता है बैकबोन। बैकबोन किस चीज के लिए माना जाता है? बैकबोन माना जाता है डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब अगर हम जनरल वे में देखें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या है? बैकबोन है, किसके लिए? डेवलपमेंट के लिए और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब ऐसा क्यों है, हम इसको बैकबोन क्यों मानते हैं? इन सब चीजों के ऊपर हमें चर्चा करना बहुत जरूरी है। हमें जानना पड़ेगा कि इन सब चीजों को बैकबोन जो है इनकी, इसको हम ऐसा क्यों बोलते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला पॉइंट जो हमको इसमें जो लिखा हुआ है वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज नॉट ओनली हेल्प इन मॉडर्नाइजिंग एग्रीकल्चर which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs in secondary and tertiary sector। देखो, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने में ही काम नहीं आती है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज एग्रीकल्चर इंडस्ट्रीज को मॉडर्नाइज करने के लिए ही सिर्फ काम नहीं आता है, यहां तक कि इसको हम इकोनॉमी का बैकबोन इसलिए भी कहते हैं क्योंकि ये लोगों का एग्रीकल्चरल सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंस को कम करता है। लोगों का एग्रीकल्चरल डिपेंडेंस के ऊपर, उनका जो एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंस उनका कम करता है। कैसे? सुनिए, एक एग्जांपल लेते हैं। एक बाप के 4 लड़के हैं, ठीक है। अब 4 लड़के हैं और खेत उनके पास, मान लीजिए आप, उनके पास खेत है 5 बीघा, ठीक है। कितना? 5 बीघा खेत है उनके पास। और अगर हम ऑन एन एवरेज देखें तो उस 5 बीघा खेत के ऊपर खेती करने के लिए एक इंसान काफी है कि नहीं? अब सोचो, जब एक काफी है तो 3 तो खाली हो गए, है जी। 3 तो खाली है। लेकिन अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ना हो तो ये 3 लोग जो हैं ये भी उसी 5 बीघा में लग जाएंगे काम करने के लिए, जरूरत से ज्यादा लोग उसमें लग जाएंगे। कहने को अब डिपेंडेंस, अब उन लोगों को भी अपना भरण पोषण करने के लिए उसी 5 बीघा के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। कहने का मतलब एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। सोचो, अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होंगी तो ये जो 3 लोग हैं, ये 3 लोग जा करके उन मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में कुछ काम करेंगे, कुछ सीखेंगे। तो इससे क्या हुआ कि अब एग्रीकल्चर के ऊपर इन 3 लोगों का डिपेंडेंस कम हो गया, है ना? सही है ना? Manufacturing industries not only help in modernizing the agriculture, which forms the backbone of our economy, they also reduce the heavy dependence of people on agricultural income by providing them jobs। अब ये कैसे करता है? उन लोगों को जॉब्स देता है, फिर वो चाहे सेकेंडरी सेक्टर की बात हो चाहे टर्शियरी सेक्टर की बात हो। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कौन कौन से सेक्टर होते हैं। प्राइमरी सेक्टर होता है, एक सेकेंडरी सेक्टर होता है, एक होता है आपका टर्शियरी सेक्टर, ये मैंने आपको बताया था। तो इसके साथ हमारा जो पहला पॉइंट है वो क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट अगर हम देखें तो देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज अ प्री कंडीशन फॉर इरेडिकेशन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट
and poverty from our economy. This was the main philosophy behind the public sector industries and joint sector ventures in India. It was also aimed at bringing down regional disparities by establishing industries in tribal and backward areas. देखिए, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, अब सोचो किसी भी देश में अगर अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, लोगों के पास काम धंधा नहीं है, तो उस बेरोजगारी को खत्म करने के लिए या फिर कम करने के लिए सबसे पहली कंडीशन ये होगी कि उस देश के अंदर इंडस्ट्रीज का डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। क्या? फैक्ट्रीज का लगना बहुत जरूरी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत जरूरी है। जब फैक्ट्रीज लगेंगी, इंडस्ट्रीज लगेंगी, तो वो क्या करेंगी, उनको चाहिए होंगे वर्कर। अब वर्कर कौन बनेंगे? वर्कर वही लोग बनेंगे जो अनएम्प्लॉयड हैं, जिनके पास नौकरी नहीं है, जो काम धंधे की तलाश में हैं, वही लोग तो काम करेंगे ना उनमें। तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए प्री कंडीशन सबसे पहली ये होती है कि आप अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करिए और पॉवर्टी को खत्म करिए। ठीक है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है, खत्म होता है, यहाँ तक कि पॉवर्टी भी खत्म होती है। सोचो जो बेरोजगार है उसके पास कोई पैसा वैसा तो है नहीं। अब पैसा कैसे आएगा? जब उसको कोई नौकरी पे रखेगा तो पैसा आएगा, और पैसा आएगा तो वो अपनी पॉवर्टी लेवल से ऊपर उठ के आएगा, वो गरीबी से ऊपर उठ के आएगा, गरीबी रेखा से ऊपर उठ के आएगा, उसके पास भी पैसा होगा, उसके पास वो भी अपने मन की चीजें करेगा, वो भी कुछ चीजें खरीदेगा, वो भी अपने घर वालों के लिए पैसा लेके जाएगा, उनके लिए सामान लेके जाएगा, माँ के लिए साड़ी लेके जाएगा, बाप के लिए शर्ट लेके जाएगा, है ना। तो पॉवर्टी खत्म करने के लिए और अनएम्प्लॉयमेंट खत्म करने के लिए इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यही एक मेन फिलॉसफी थी किसी भी पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज को और जॉइंट सेक्टर वेंचर्स को इंडिया में स्टैब्लिश करने के पीछे, कि अगर हम इंडस्ट्रियल सेक्टर्स को स्टैब्लिश करेंगे तो पॉवर्टी घटेगी। ये बहुत बड़ा मेन रीजन था। देन उसके बाद अगर हम बात करें, इट वॉज ऑल्सो एम्ड एट ब्रिंगिंग डाउन द रीजनल डिस्पैरिटीज। इससे क्या हुआ कि रीजनल डिस्पैरिटीज थी वो भी खत्म हुई। जैसे आज की तारीख में हम देखें तो इतना खास हम ऐसा कुछ मानते नहीं है कि वो बिहारी है, वो महाराष्ट्री है, वो ये है, वो तमिली है। अब जब बिहारी और यूपी वाला और पंजाबी सारे एक साथ मिलकर काम करेंगे तो वो रीजनल डिस्पैरिटी वाला जो काम है वो खत्म हो जाता है। इसके साथ में वो सारी चीजें खत्म हो जाती हैं। और ट्राइबल और बैकवर्ड एरियाज की बात करें तो वो भी सारी की सारी चीजें हमारी खत्म हो जाती हैं। फिर हम एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स की बात कर लेते हैं। इसके साथ हमारा ये जो सेकंड पॉइंट है वो खत्म हो जाता है। फिर हम बात करेंगे किसके बारे में? एक्सपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एक्सपेंड्स ट्रेड एंड कॉमर्स एंड ब्रिंग्स इन मच नीडेड फॉरेन एक्सचेंज। देखो, देश के अंदर पैसा कब आएगा? देश के अंदर पैसा कब आएगा? देश के अंदर पैसा तब आएगा जब देश के अंदर बनी हुई चीजें कोई विदेशी देश, कोई दूसरा देश खरीदेगा, तभी तो पैसा आएगा, है ना भाई। अब मेरे घर में पैसा कब आएगा? मेरे घर में पैसा या फिर मेरी फैक्ट्री के लिए पैसा तब आएगा जब मेरी फैक्ट्री का सामान कोई दूसरा इंसान खरीदेगा, सामान के बदले वो पैसा देगा, तो वो पैसा मेरे पास आएगा। सेम यही लेवल चलता है हमारा किसके ऊपर? देश के ऊपर भी यही चीजें चलती हैं। हमारे देश में पैसा तब आएगा जब हमारे यहाँ से चीजें एक्सपोर्ट होंगी बाहर के देशों में। चीजें एक्सपोर्ट करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। एक्सपोर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमको? हमें अपना ट्रेड को एक्सपेंड करना पड़ेगा। ट्रेड एक्सपेंड करेंगे, अपना कॉमर्स एक्सपेंड करेंगे, तो इन सब चीजों से फॉरेन एक्सचेंज आएगा। फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या होता है? आप सामान देंगे, उधर से पैसा आएगा। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आई। देखिए, दो शब्द होते हैं। एक शब्द, पहले हम शब्दों का खेल खेलते हैं क्योंकि ये शब्दों का ज्वाला बहुत ही टेढ़ा होता है और यही तुम्हारी बेड़ियां पिघलाएगा। जो आपने वो गली बॉय वाली जो मूवी है उसमें जो रैप में जो भी लाइन है कि
शब्दों का ज्वाला तेरी बेड़ियां पिघलाएगा। तो ये शब्दों का ज्वाला है ना, जो शब्दों का मतलब आप समझ में आ गया तो आप आधे से ज्यादा चीजों को समझ जाते हैं। एक होता है इंपोर्ट, दूसरा होता है हमारा पास, एक होता है इंपोर्ट और दूसरा है एक्सपोर्ट। ठीक है, इंपोर्ट का मतलब मतलब इन, मतलब बाहर से कोई चीज लेनी है। एक्सपोर्ट मतलब बाहर कोई चीज देनी है। घर का सामान बाहर जाएगा तो एक्सपोर्ट होगा, बाहर से कोई चीज अंदर आएगी तो इंपोर्ट होगी। तो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट समझ जाइए आप। इसके साथ में हमें ये वाला जो टॉप पॉइंट है, ये पॉइंट भी हमारा खत्म हो जाता है। Then countries that transform their raw material into a wide variety of finished goods of higher value are prosperous. India's prosperity lies in increasing and diversifying its manufacturing industries as quickly as possible. सुनो, अब इसमें साफ लिखा हुआ है, ऐसी जो भी कंट्रीज हैं, ऐसी कोई भी कंट्री का एग्जांपल आप ले लीजिए, कोई भी कंट्री हो जो सबसे ज्यादा, जिसके पास इंडस्ट्रीज होंगी, तो जब इंडस्ट्रीज बहुत सारी हैं तो वैरायटी भी बहुत ज्यादा होगी, और जब वैरायटी भी बहुत ज्यादा होगी तो क्या है, वो कंट्री बहुत ही ज्यादा प्रॉस्परस होगी, बहुत ही ज्यादा पैसे वाली होगी, बहुत धनवान होगी, बहुत पावरफुल होगी। तो ऐसे ही अब इंडिया को भी अपने देश को प्रॉस्परस बनाने की जरूरत है। कैसे? इनको अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, अलग अलग तरीके की इंडस्ट्रीज को एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, इन अलग अलग चीजों के लिए लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा, लोगों को नौकरियां देनी पड़ेंगी। तो यही सब चीजें हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इम्पोर्टेंस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग का मतलब समझ में आ गया होगा कि मैन्युफैक्चरिंग क्यों इंपॉर्टेंट है। इन सब चीजों को आपने देखा। चलिए, तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।